सो टीनेजर्स की जो बोन हेल्थ रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जी, आजकल, जी, जो दे आर लाइक कॉन्स्टेंटली यूजिंग देमसेल्व्स सो मच, बट ऑब्वियसली बोन हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। जी, आजकल वैसे भी टीनेजर्स को ज़्यादा तकलीफ़ें होने लग गई हैं बोन और लिगामेंट से रिलेटेड। आई थिंक इट्स मेनली बिकॉज़ ऑफ द जंक फूड दैट दे आर कंज्यूमिंग एंड द लैक ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ दैट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइव्स बिकॉज़ ऑफ रीसेंट प्लेस्टेशंस हो गए, नहीं तो आज ज़्यादा टीवी का भी एक्सपोज़र हो गया है, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो गई हैं बच्चों की। तो इस वजह से व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ जंक फूड आल्सो देन यू लूज़ आउट ऑन योर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, and because of that eventually the bone density it starts going down, and there is no workout, so that's why the muscles and the ligaments also, they also become weaker, and that eventually leads to injuries even with small activities. So it could also do with other things that they are doing, like maybe vaping or maybe smoking or alcohol consumption. Teenagers, yes, if they are smoking, then there is something called as nicotine and tar in their cigarettes. Tar has a tendency to go into the bone vessels, और वो हड्डियों की आपकी जो रिकवर होने की शक्ति है या फिर उसके अंदर कैल्शियम जाने की जो क्षमता है वो उसको कम कर देता है। उस कारण से हड्डियों की जो ग्रोथ है वो कमज़ोर पड़ जाती है, और बच्चों को उस वजह से भी तकलीफ हो सकती है। और जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, लाइक हाँ जी। उनकी बोन हेल्थ की तरफ आप कुछ बताएंगे कि वो लोग, लाइक मदर्स, हाउ शुड दे टेक केयर जब तक उनके Yes. हाथ में है? जब तक उनके हाथ में है तो डेफिनेटली वी नीड टू एजुकेट द मदर्स एंड क्रिएट अवेयरनेस। उनके विटामिन डी लेवल्स और ये सब हमें रेगुलर बेसिस पे चेक कराने चाहिए। उनके कई बच्चे हैं जिनकी स्टंटेड ग्रोथ होती है, कईयों के जो घुटने हैं जिनको हम बाउल लेग्स और नॉकनीज डिफॉर्मिटी बोलते हैं, वो भी विटामिन डी 3 की कमी के कारण हो जाता है। तो उनको अपने बेसिकली उनको अपने किसी ट्रेंड प्रैक्टिशनर, फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन, नहीं तो ऑर्थोपेडिशियन को जाके वो चीज़ें एड्रेस करनी चाहिए। सो ये जो बो लेगेड बच्चे होते हैं, वो उनको टाई करने से, ऐसे बोला जाता था पहले जी। कि टाई करने से बेटर होता है, तो इज इट ट्रू? जी, वो पहले की थी, लेकिन अभी हमारे पास अलग-अलग तरह के ऑर्थोटिक्स आ गए हैं, दवाइयाँ भी आ गई हैं उससे रिलेटेड, तो वो देने से हो जाता है। टाई करने की अभी भी गाँव-खेड़ों में तो ख़ैर किया ही जाता है, बट शहरों में तो अभी अलग-अलग तरह के ऑर्थेटिक्स, प्रोस्थेटिक्स ये सब आने लग गए हैं, जो बच्चों के पाँव को सीधा करने में मदद करते हैं। एंड देन आपने कोई देखा है ऐसा केस कि अ, किस तरीके से उसका ख्याल रख के और ठीक किया गया है? हाँ, ज़रूर, हम ये रेगुलर बेसिस पे देखा जाता है कि बच्चों के कभी पाँव टेढ़े हैं या फिर घुटने टेढ़े हैं, तो हम लोग उनके रेगुलर उनके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उनके एक्स-रेज़ कराते हैं। एक्स-रे के अंदर देखा जाता है कि उनकी जो ग्रोथ प्लेट है, जिससे उनकी ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ प्लेट की कंडीशन कैसी है, और जो ब्लड टेस्ट के हिसाब से कितना उनको विटामिन डी हम दे सकते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं, और उनके सीरियल एक्स-रेज़ हम लोग धीरे-धीरे हर 3 हफ्ते में, महीने भर में करवाते हैं। और उसमें देखा जाता है कि अगर इम्प्रूवमेंट हो रही है तो बच्चे की बाद में नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है उस हिसाब से। एंड देन इट रिमेन्स लाइक दैट फॉर लाइफ, के वापस आने के चांसेस रहते हैं? सी बेसिकली क्या है, जब आप 19 साल के हो, हर उम्र के हिसाब से बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। 19 साल के बच्चे की कैल्शियम रिक्वायरमेंट 1000 से 1200 mg हो सकती है। 19 से 50 साल के मेन या विमेन, बेस्ड ऑन वेदर दे आर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, उसके हिसाब से 1200 से 1500 mg कैल्शियम रिक्वायरमेंट है। 50 के ऊपर गए तो थोड़ा कम हो जाता है, 1000 के आसपास, 900 के आसपास है, लेकिन हर फेज में इंसान को कैल्शियम की सख्त ज़रूरत है। सो इसके जो कॉजेज हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, हाँ इनके जी। कॉजेज आपने कहा कि जंक फूड जी, और लाइफस्टाइल है। जी। सो लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने चाहिए? सी मेरा मानना है कि लाइफ़स्टाइल में अगर चेंजेस हैं तो डेफ़िनेटली हमें मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों को रिकमेंड करनी चाहिए। सनलाइट एक्टिविटीज़ फॉर इवन बी इट अ मेल, बी इट अ फीमेल, हमको सबको उनको रिकमेंड करना चाहिए। रेगुलर वर्कआउट्स रिकमेंड करने चाहिए उनको कि कुछ ना कुछ तरह की एक्सरसाइज़ेज़ कीजिए। जैसे बेसिकली एक होती है एमईटी मिनट्स, जो हमारे डब्ल्यूएचओ द्वारा बताई गई है। तो हर इंसान को 500 से 600 एमईटी मिनट्स अपने हफ्ते के अंदर कवर करने चाहिए। एमईटी होता है मेटाबॉलाइजिंग इक्विवेलेंट ऑफ अ टास्क, मतलब आप कितना काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपकी बॉडी कितना मेटाबॉलाइज कर रही है। तो जब आप स्विमिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं तो आप 5 से 8 एमईटी 1 मिनट के अंदर बर्न करते हैं। तो ऐसे अगर मान के चलिए, अगर आप 30 मिनट का स्विमिंग या 30 मिनट की साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप 200 से 250 एमईटीज बर्न कर रहे हैं।
तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रोज वर्कआउट कीजिए, लेकिन कम से कम एक टारगेट रखिए 500 से 1000 MET मिनट्स पर वीक। आपकी डेली लाइफस्टाइल और स्केड्यूल के हिसाब से हफ्ते में उतने MET मिनट्स आप कवर कीजिए। उनके पोस्चर के बारे में कुछ बता सकते हैं? यस, दे शुड ऑलवेज मेंटेन अ स्ट्रेट पोस्चर, बिकॉज बच्चों का तो स्पाइन इश्यूज शुरू हो जाते हैं। एंड nowadays, because people are working on computers and or mobile में continuous देखने से they always we have lots and lots of people coming with cervical spondylosis issues इसी वजह से, क्योंकि वो continuously मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, तो रिस्ट प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, नेक प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं इसी कारण से। So how do you cure this other than telling them to be aware of their posture to be right? जी, we always advise them physical therapies, basically physiotherapy workouts, जिसके अंदर हम लोग इनको नेक एंड शोल्डर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। अभी कोई इंसान है, मैं बोलूँगा नहीं आप सीधे बैठ जाओ, तो जब उसकी मसल ही वैसे हो गई है तो मैं उसको कैसे बिठा सकता हूँ? तो बेसिकली आई हैव टू स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग ऑन द मसल। सो मैं उनको नेक की एक्सरसाइजेज और बैक की एक्सरसाइजेज रिकमेंड करता हूँ, और उस कारण से वो धीरे धीरे उनका पोस्चर अपने आप ही सीधा होना शुरू हो जाता है। And they do it regularly? बच्चे कर We try as much as possible. We educate the parents if it is a very small child. तो then we educate the parent कि आप अपने बच्चे को इस तरीके से बिठाएं, इस तरीके से उनकी एक्सरसाइजेस कराएं, और वैसे मैनेज Eventually, करते हैं। जी, सो हम एक्सरसाइज करते हैं कई बार वेट लॉस के लिए, हाँ जी, एब्स के लिए, या हाँ जी। फिर इवन फॉर मसल बिल्डिंग, हाँ जी, और फिर हम छोड़ देते जी, मैटर ऑफ कंसर्न। जी। सो हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है बॉडी पे, कैसा असर पड़ता है? सो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपना मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते हैं, ठीक है? आपकी भूख बढ़ती है, उस हिसाब से आप उस हिसाब से फूड को अपनी बॉडी में प्रोसेस करते हैं। बट एट द सेम टाइम इफ यू स्टॉप वर्किंग आउट, तो आपका मेटाबॉलिक रेट नीचे चला जाएगा, लेकिन आपकी जो भूख है वो उतनी ही रहती है। आप खाएंगे उतना ही, आप उतनी ही कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, तो उससे क्या होगा? वेट बढ़ेगा, डायबिटीज के इशू, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज, ब्लड प्रेशर के इश्यूज, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस फाइनली यू एंड अप इन जॉइंट इश्यूज। ओके, सो व्हाट डू यू रेकमेंड? सी सपोज मेरा मन नहीं करता कि अभी मैं उतना ही वर्कआउट करूं जितना मैं पहले करती थी, हाँ जी। हाउ डू आई? Yeah, so basic recommendation is 1200 calorie workout in a day. अब वो आपकी रूटीन एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो सकता है। आपको 1200 कैलोरी बर्न करना है। आपको इतना याद रखना है, जब आप दिन में भी आप स्वेटिंग से भी कुछ पर्टिकुलर कैलोरीज बर्न करते हैं, जब आप अपने घर के भी काम करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न करते हैं। तो यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट दैट। देयर आर मल्टीपल कैलोरी कैलकुलेटर्स ऑनलाइन वेयर यू कैन एक्चुअली असेस कि आपने जो खाया है, जो निकालना है, लेकिन आपको 1200 कैलोरी आपके बर्न होनी चाहिए। एंड 1200 कैलोरीज का इनटेक क्या होता चाहिए एज फूड वाइज? Food wise, it all depends on what the kind of issues you have. If you are a diabetic, then तो आपकी 1200 कैलोरी से ऊपर इनटेक होनी नहीं चाहिए, जो रिकमेंडेड है। बट आइडियली 2 से 2500 कैलोरी पर डे कोई भी एवरेज मेन या विमेन कंज्यूम करते ही हैं।